हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, अशोक की घरेलू नीति में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्व को रेखांकित कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे अशोक की घरेलू नीति में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्व को रेखांकित करने की बात करता है। तो निरंतरता क्या था? अशोक से पूर्व अन्य मौर्य शासकों ने चुस्त प्रशासन पर बल दिया था। मेगस्थनीज यह सूचित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हर समय राजकीय कार्यों के लिए प्रस्तुत रहता था। अशोक ने यह नीति जारी रखी। छठा बृहद शिलालेख में इसका वर्णन है। मौर्यों के अधीन प्रशासन में एक व्यापक नौकरशाही पर बल दिया गया था। अशोक के अंतर्गत भी विस्तृत नौकरशाही की सूचना मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों में समान अधिकारियों की सूची यह दर्शाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल से अशोक तक प्रशासन में निरंतरता बनी रही। मौर्यों के अधीन एक बड़ी सेना थी। प्लिनी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन 6 लाख की एक विशाल सेना की उपस्थिति का जिक्र किया गया है। अशोक ने भी इस विशाल सैन्य व्यवस्था को बनाए रखा था। दंड शक्ति राजकीय शक्ति का आधार होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल से अशोक तक राज्य शक्ति के रूप में दंड शक्ति का महत्व बना रहा। धम्म की उद्घोषणा के बावजूद अशोक ने दंड शक्ति को नहीं छोड़ा। अशोक के पूर्वजों ने भी ब्राह्मण धर्म के समानांतर वैकल्पिक पंथों को संरक्षण दिया था। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म और बिंदुसार ने आजीविकों को संरक्षण दिया था। अशोक ने भी इस नीति को जारी रखा और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोकनीति का जिक्र मिलता है। अब परिवर्तन क्या क्या हुआ? परिवर्तन में अशोक का घरेलू नीति में निरंतरता की तुलना में परिवर्तन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे पितृसत्तावादी राजतंत्र का मॉडल धौली अभिलेख में मिलता है। अशोक से पूर्व शासकों का कार्य केवल राजनीतिक कार्यों तक सीमित था, किंतु अशोक ने उसका विस्तार सामाजिक क्षेत्र पर भी किया। अशोक का कार्य केवल पुराने सामाजिक नियमों को लागू करना नहीं, बल्कि नए सामाजिक नियमों को जारी करना भी था। अशोक की धम्मनीति में यह देखा जा सकता है। जैसे अशोक ने अपनी धम्मनीति के रूप में अपने साम्राज्य में निवास कर रहे भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक लोगों के समक्ष एक समान आचार संहिता प्रस्तुत की। उसका यह कदम कहीं न कहीं वर्तमान भारत के लिए प्रेरणा हो सकती है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 इसी दिशा में प्रयासरत दिखता है। अशोक ने परंपरागत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों में भी गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। अब उनका कार्य महज प्रशासन का संचालन नहीं था, अपितु एक ऐसे प्रशासन का संचालन था जो 100% लोक कल्याण के लिए उन्मुख था। जैसा कि अशोक के शिलालेख के 3 से ज्ञात होता है, युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारियों को 5 वर्षों में एक बार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना होता था। अशोक प्रथम ऐसा शासक था जो घोषित रूप से स्वीकार किया कि राजा होने के नाते वह अपनी जनता के प्रति ऋणी है तथा वह ऋण को अदा करने के लिए कृत संकल्पित है। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकारियों के एक नए वर्ग धम्म महामात्य की नियुक्ति की। अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल देकर राज्य के दायित्वों का व्यापक विस्तार कर दिया। लोक कल्याण के तहत उसका बल निम्नलिखित बातों पर था: सड़क निर्माण, सड़क किनारे छाया वृक्ष लगाना, कुएं एवं तालाब का निर्माण, मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंधन, पशुधन की सुरक्षा, कुछ औषधि युक्त पौधों का उत्पादन, जंगलों की सुरक्षा आदि। अतः कहा जा सकता है कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य के शासन की निरंतरता के साथ आवश्यक सुधार कर नए परिस्थिति एवं सामाजिक जरूरत के अनुकूल
बनाए रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।